गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 2 सितंबर 2021 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदूज न्यूज़पेपर को। दोस्तों आप इसकी पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप सीधा टेलीग्राम चैनल पर टाइप कर सकते हैं इकोनॉमिक्स सीधी, आपको ये चैनल मिल जाएगा जहाँ पर हम आपको ये पीडीएफ फाइल प्रोवाइड कराते हैं। सबसे पहले पेज पर जो यहाँ पर बात दे रखी है वो है जीएसटी कलेक्शन डिप इन अगस्त बट द फाइनेंस मिनिस्टर सीज ग्रोथ। क्या मतलब है इसका? देखो, हर महीने जो होता है जीएसटी के कलेक्शन का जो डेटा होता है वो रिलीज़ किया जाता है, ठीक है, और हम हमेशा डिस्कस भी करते हैं। तो देखो, जो अगस्त का महीना अभी निकला है, उस अगस्त के महीने में कितनी जीएसटी की कलेक्शन हुई है, कहा जा रहा है 1,12,000 करोड़ की हमारी जो है वो कलेक्शन हुई है। लेकिन उससे पहले जुलाई महीने में ये कलेक्शन का जो अमाउंट था वो था 1,16,000 करोड़। यानी कि एक तरह से अगर मैं देखूं तो 4,000 करोड़ का जो यहाँ पर डाउनफॉल देखने को मिला है। तो वो क्यों देखने को मिला है? तो यहाँ पर जीएसटी काउंसिल की मीटिंग वगैरह हुई है और बाद में निर्मला सीतारमण जी ने बोला कि अगर एक महीना जीएसटी के कलेक्शन कम भी हुआ है तो इट डजेंट मीन कि हमारी इकोनॉमी जो है वो रेसेशन में जा रही है या डिप जा रही है। ऐसा नहीं है। इसका मतलब है फ्यूचर के अंदर जो हमारी इकोनॉमी है वो रिवाइव यानी ग्रोथ स्टेज के ऊपर जाएगी। और बात बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं होता कि अगर किसी महीने आपको जीएसटी कलेक्शन कम हुई है तो इट डजेंट मीन कि आपकी इकोनॉमी जो है डाउनफॉल में जा रही है। उसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं। रीज़न ये हो सकता है कि जो आजकल प्राइसेस महंगे हो गए हैं जिसकी वजह से लोगों ने थोड़ी डिमांड भी कम कर दी है। ये सिचुएशन थोड़ी टेम्परेरी लेवल की होती है जो आने वाले टाइम के अंदर ठीक हो जाएगी। तो वही यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है कि जो जीएसटी का रेवेन्यू कलेक्शन अगस्त महीने में हुआ वो 1,12,000 करोड़ का हुआ। लेकिन अगर यही जुलाई महीने का डेटा उठाऊँ तो 1,16,000 का हुआ है। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि ये जो कलेक्शन हुआ है इस डजेंट मीन की इकोनॉमी हमारी डाउनफॉल में चल रही है। आने वाले टाइम के अंदर फास्टर इकोनॉमिक रिकवरी के चांसेस हैं और ये बिल्कुल हो गई होगा, ठीक है। और इवन ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर जो जीएसटी का कलेक्शन है वो 30% से हमारा हाइक करेगा। 30% से जो है हम आगे जाने वाले हैं, ठीक है। चलिए, ये सब बातें थी। इसका राइट साइड पे आपको दे रखा है ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन ऑन एक्सपेक्टेड लाइन रिपोर्ट। अभी क्या बोला गया है? देखो, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पर जो है इंडिया के अंदर कई सारे वेरिएंट्स पाए जाते हैं कोविड को लेकर। जैसे आप देख सकते हैं डेल्टा वेरिएंट हो गया आपका B1.1617, और आपका अल्फ़ा वेरिएंट हो गया, डेल्टा प्लस हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया। तो अभी क्या है ना कि जो हमारे पास सबसे ज़्यादा वेरिएंट चल रहे हैं जहाँ से कोविड 19 केस सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं वो है आपका डेल्टा वेरिएंट, और सबसे कम अगर देखने को मिले तो वो है गामा वेरिएंट। और जो ज़्यादा फोकस जो ज़्यादा खतरनाक है वो भी डेल्टा ही वेरिएंट है। देखो, आजकल क्या हो रहा है, जैसे अगर आप कोविड 19 की वैक्सीन लगा लेते हो तो कहा ही जा रहा है कि उसके बावजूद भी कोविड 19 होने के चांस पूरे पूरे बने रहते हैं। रीज़न उसके पीछे ये है कि जो लोग ज़्यादातर कांटेक्ट में रहते हैं कोविड 19 के पेशेंट्स के साथ, उनके साथ ही देखने को ज़्यादा मिल रहा है। जैसे मान लो अगर आप हॉस्पिटल में फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में काम कर रहे हो, आपका पूरे टाइम कोविड 19 के पेशेंटों के साथ उठना बैठना होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको भी हो जाएगा चाहे आपने वैक्सीन लगवाई हो या ना लगवाई हो। बट फ़र्क इतना होता है कि अगर आपने वैक्सीन लगवाई है तो आपको जो है हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घर में अपना छोटा मोटा ट्रीटमेंट वगैरह काढ़ा वगैरह पी के उस चीज़ को क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। तो खास तौर पे मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाई तो प्लीज़ आप अपनी वैक्सीनेशन करा लो। वैक्सीनेशन इस बात का प्रूफ नहीं है कि आपको दोबारा होगा ही नहीं कोविड 19, ऐसा नहीं है। बस ये है कि अगर हो जाता है दोबारा तो ऐसे केस में एंटीबॉडीज़ आपके अंदर इतनी डेवलप हो जाएंगी कि उस कोविड 19 का जो इम्पैक्ट, जो मेजर इम्पैक्ट पड़ना चाहिए बॉडी के ऊपर, वो नहीं पड़ेगा और आप घर पे ही अपना ट्रीटमेंट करके अपनी चीज़ों को सही कर सकते हो, ठीक है। तो वो बात यहाँ पर बोली गई है। इसके बाद अगर हम आगे चलें यहाँ पर, तो एक बात बोलिए, नो SC ST OBC कोटा फॉर NRI फॉर नीट। अब नीट क्या होता है ना कि जैसे ये मेडिकल एग्जामिनेशन होता है जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। अब ये जो नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट है ये बेसिकली क्या होता है कि जो लोग MBA या वो सॉरी MBBS या डॉक्टरी वगैरह करना चाहते हैं तो उसमें एंट्री करने के लिए आपको ये एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो अभी आपने कुछ टाइम पहले सुना होगा कि बहुत से कुछ एग्ज़ाम्स हैं जिनके अंदर जो OBC लिमिट कोटा वगैरह वो 50% कर दी गई है। तो लोग यहाँ भी कह रहे थे कि आप नीट के अंदर भी जो है ना, जो NRI का कोटा है उसमें भी ST SC कोटा जो है वो शामिल कर दो। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है, सर ये NRI क्या होता है? देखो, NRI वो लोग होते हैं जो पैदा तो इंडिया में होते हैं, यानी वो इंडियन ही होते हैं, लेकिन वो अपना रेजिडेंशियल स्टेटस बदल के बाहर चले जाते हैं। मतलब ये कि वो बाहर स्टे करता है। अभी जैसे मान लो अमिताभ बच्चन है, ठीक है। अब अमिताभ बच्चन साल में पूरे ज़्यादातर दिन बाहर रहते हैं तो वो उस साल के लिए क्या बन जाते हैं, NRI। तो सर क्या NRI बार बार हर साल बदलते रहते हैं? हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये एक बार ही नहीं होता कि टैग लग गया तो लग गया। हर साल NRI और रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडियन ये दोनों बनते ही रहते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार NRI किसको बोलते हैं। तो देखो, NRI बोलने के दो रीज़न है।
पहला व्यक्ति रेजिडेंट तब कहलाएगा जब वो एक साल में 182 दिन 182 डेज या उससे ज़्यादा इंडिया में रहता है। अगर वो इससे कम रहता है तो वो एनआरआई मान लिया जाता है। दूसरी कंडीशन होती है कि अगर एक व्यक्ति पूरे सालों में सिर्फ 60 दिन इंडिया में रहा हो और पिछले 4 सालों में 365 दिन रहा हो तो वो रेजिडेंट बन जाता है, और अगर वो इससे कम रहा है तो भी वो क्या बन जाता है, नॉन रेजिडेंट इंडियन बन जाता है। तो ऐसे बहुत सारे इंडियन हैं जो जॉब के चलते या किसी रीज़न के चलते बाहर रहना स्टार्ट कर देते हैं, बट वो होते इंडियन है तो वो बन जाते हैं एनआरआई। कल को उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, हमें इंडिया के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं इनको देना चाहिए, खासतौर पे उसकी मैं बात करूँ नीट की, ठीक है। तो नीट के एग्जाम के अंदर उन लोगों का ये कहना था कि जो एनआरआई है इनके लिए भी एस टी एस सी ओ बी सी के जो 50% वाला कोटा है उस सिस्टम के अंदर इनको डाला जाए। लेकिन साफ साफ मना कर दिया गया कि नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट लोगों के लिए जो इंडिया में स्टे करते हैं। अगर आप बाहर हो तो आपको इस कोटे का जो बेनिफिट है वो आपको अवेलेबल नहीं हो जाएगा, भले ही आप एस टी एस सी ओ बी सी कोटा के अंदर आते भी हो तो भी आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आगे चलते हैं। अब ये आप लेफ्ट साइड पर देख सकते हैं, स्टूडेंट्स जो हैं वो वापस अपने स्कूल्स के अंदर जा चुके हैं। कई सारी स्टेट्स के अंदर 1 सितंबर से स्कूल्स को ओपन कर दिया गया है, और वेडनेसडे मॉर्निंग को कई बच्चे जैसे क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चे जो हैं वो अपने स्कूल्स के सेशन को ज्वाइन करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। लेकिन उसके कई सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने के बाद ही आप ये सारे काम कर सकते हो। और यहाँ पर ये बोला गया कि प्रॉपर जो क्लास है उसके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, टेम्परेचर रीडिंग होनी चाहिए, सेंसियस होना चाहिए, सैनिटेशन की सुविधाएं होनी चाहिए, स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग का मेजरमेंट करना चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल पास पास चिपके चिपके बैठे हुए हैं, क्योंकि आजकल क्या है ना कि अगर आप स्कूल नहीं खोलते हो तो बच्चों की जो करिकुलम एक्टिविटीज़ है, जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है, वो पूरी तरह बंद हो जाएंगी। और देखा गया है कि डेटा के अनुसार कि बच्चों के अंदर की जो प्रोडक्टिविटी है वो एकदम से डाउनफॉल देखने को मिली है। जो बच्चे कई टाइम से पढ़ नहीं रहे, उनको स्कूल जाने से अब कतरा रहे हैं और पढ़ाई करने से कतरा रहे हैं। उनको लगता है कि नहीं, जैसा चल रहा था वो सबसे बेस्ट था कि मोबाइल में बैठ के आराम से सोते हुए क्लास लो। तो देखो, एक लेवल तक ये चीज़ें अच्छी होती हैं, बट अगर डेली बेसिस पर वो काम होने लगे तो ये चीज़ें गलत होती है। फिजिकल एक्टिविटीज़ होना हर बच्चे के लिए ज़रूरी है। मैं सिर्फ बच्चों की बात नहीं बल्कि इवन एडोलसेंट लर्नर की भी बात करूँ यहाँ पर, ठीक है। चलिए, ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं ये दिल्ली का हाल है। मतलब आजकल जो बारिश वगैरह मानसून का सेशन चल रहा है तो उसके अंदर क्या होता है ना कि जैसे ही पानी भरता है, जैसी रेनफॉल होती है, पानी भरना शुरू हो जाता है। पता नहीं गवर्नमेंट कब वाटर मैनेजमेंट स्टार्ट करेगी, रेन वाटर मैनेजमेंट, कि जब दिल्ली जैसे शहर का ये हाल हो रखा है। अब मैं आपको बता दूं, परसों की बात है और कल की ही बात है। कल मुझे क्लासेस के लिए जाना था। ये धौला कुआं आप देख रहे हैं, लेफ्ट साइड में धौला कुआं है, यहाँ से मेरा गुजरना होता है। मेरी क्लास तो दूर की बात, मैं 2.5 घंटे तक जाम में फंसा रहा। 2.5 घंटे बाद जाके मुझे वहाँ से थोड़ा सा ऐसा हुआ कि मैं बीच बीच में निकालते निकालते आगे तक पहुँच गया। यानी पता है, मुझे ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी बड़ी सिटीज़ आपने बना दी, गुड़गांव बना दिया, दिल्ली बना दिया, नोएडा बना दिया, एनसीआर बना दिया, तो आपके पास वाटर मैनेजमेंट को लेकर क्या चीज़ें हैं कि पानी जब आएगा तो इस तरह से भर जाएगा। मतलब अगर हमें इन सिटीज़ से ये देखने को मिलेगा तो गांव कस्बों और जो छोटे शहर हैं उनसे क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं। तो यहाँ पर लोग जहाँ पर दिल्ली को बेस मानते हैं, इसको देखकर कई सारी चीज़ सीखते हैं, वहाँ ये चीज़ें हो रही हैं। तो ये बहुत शर्मिंदा वाली बात है। मैं कहूँगा कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी को और बीजेपी को मिलकर कुछ ऐसा सिस्टम लगाना चाहिए कि जो वाटर मैनेजमेंट है उसको सही तरीके से किया जाए, और जो पानी भरने की वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन की प्रक्रिया में बाधा आती है इस चीज़ को दूर करना चाहिए, ठीक है। इनके लिए कई सारे इंजीनियर्स की पैनल बनाना चाहिए और इनको पूरा सोल्यूशन निकालना चाहिए कि किस तरह से जो है इसको सॉल्व किया जा सके। देख सकते हैं पूरी धौलाकुआं की पिक्स हैं, ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी नदी नाले में आ गए हों, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर और आगे चलते हैं। तो यहाँ पे एक बात बोलेंगे, जैसे आपको पता होगा अभी जब कोविड-19 में कई सारे लोगों की डेथ हो गई। इवन मैं बात कर रहा हूँ उन बच्चों की जिन्होंने अपने दोनों के दोनों पेरेंट्स को खो दिया है। तो यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट ने ये कहा था कि हम उनकी ज़िम्मेदारी लेंगे, और हम ज़िम्मेदारी लेते हुए कहेंगे कि उनको पैसा प्रोवाइड कराएंगे ताकि उनकी एजुकेशन इसलिए ना रुक जाए कि उनके पेरेंट्स नहीं हैं। बट देखो, कहना और करना, कहते हैं ना, कथनी और करनी में बहुत फ़र्क होता है। तो आम आदमी पार्टी ने बहुत सारी चीज़ें बोली लेकिन एक भी वादे पूरे नहीं किए, मतलब फंड्स एलोकेट ही नहीं किए जा रहे हैं। देखो, याद रखना, मैं आम आदमी पार्टी की तारीफ भी करता हूँ और उसकी बुराई भी करता हूँ। जो चीज़ सच है वो सच है। मुझे किसी भी पार्टी से इन्फ्लुएंस नहीं हूँ। मैं बस ये बता रहा हूँ कि हाँ, जो पार्टी अच्छा करती है उसके लिए हम हमेशा अच्छा बोलेंगे, जो नहीं करती वो नहीं करती, सीधी बात है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे साफ साफ लिखा हुआ है कि बहुत सारे जो पीपल्स हैं उन्होंने अपनी फैमिली के मेंबर को खो दिया कोविड-19 केस में। तो यहाँ पर बोला गया था उनको कंपनसेशन दिया जाएगा 50,000 रुपये पर पर्सन के हिसाब से, और इस रिक्वेस्ट को वेरीफाई और अप्रूवल भी करा दिया गया मल्टीपल टाइम ऑफिशियल के कहने पर। लेकिन अभी तक जो कंपनसेशन का जो प्रोसीजर है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा वो अभी रिलीज़ नहीं किया गया, मतलब फंड्स अभी रिलीज़ नहीं किए गए। और साथ में गवर्नमेंट ने ये भी बोला था कि हम
50,000 रुपये तो एक बार में एक मुश्त पैसा देंगे, और बाकी आपके एक महीने में हर महीने आपको कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंट देंगे, जिससे आप अपनी पढ़ाई में या कहीं भी उस पैसे को अपना इन्वेस्ट कर सकते हो। और वो अमाउंट था 2,500 रुपये, मतलब 50,000 हम आपको देंगे एक मुश्त, और 2,500 रुपये हम महीना में करते करते देते रहेंगे जब तक आपकी एज 25 साल नहीं हो जाएगी। तो ऐसे में अभी तक जो है हमें जो पैसा है वो यहाँ पर एलोकेट नहीं किया गया। और बच्चों के लिए स्कीम भी चलाई गई थी, अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि 2,500 रुपये पर मंथ देंगे और 25 साल तक देते रहेंगे, ताकि वो जो पढ़ाई लिखाई में खर्चा है उससे वो अपने आप को मीट आउट करा सके। लेकिन अभी तक इतने सारे डेज हो गए, लेकिन अभी तक कोई भी अता पता नहीं है कि फंड्स वगैरह कैसे मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर देखो, स्कीम बनाना और एकदम से बोल देना ये तो सबको आता है, लेकिन जब बात करने की आती है तो दिक्कतें होनी शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट को मेरे हिसाब से तभी बातें बोलनी चाहिए जब वो करने लायक हो। ये नहीं कि आपने बस बोल दिया इसके बाद देखेंगे करेंगे, ये चीज़ें नहीं चलती हैं। आज की डेट में जनता पागल नहीं है, जो आप बोल दोगे अपने वोट बैंक के लिए और वो बात मान जाएगी। कोई भी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, तो वादे तभी करो जब निभाने की आपकी हैसियत हो, अदरवाइज वादे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि एक तो आप सेंटिमेंट्स के साथ खेलो, लोगों के कोविड-19 में लोगों ने अपने पेरेंट्स को खो दिया, और अगर एक राहत की उम्मीद नज़र आती है आप लोगों से, तो आप उनको वो टाइमली प्रोवाइड नहीं कराते हो। पहली बात तो अमाउंट ही इतना कम है, 2,500 रुपये महीने से कौन सा बच्चा पढ़ सकता है, आप मुझे सोच कर बताओ। क्या दिल्ली गवर्नमेंट को नज़र नहीं आता कि 2,500 में तो इंसान का रेंट भी नहीं है, खाना पीना भी करेगा ना बंदा तो 2,500 से ज़्यादा हो जाएगा, तो वो खाएगा क्या, कमाएगा क्या, पढ़ाएगा क्या, क्या कर लेगा? एक बात बताओ, 2,500 में। आप जब टैक्स की बात आती है तो बड़े बड़े अमाउंट का टैक्स ले लेते हो, तब आपको समझ में आता है कि हाँ भाई टैक्स लेना ज़रूरी है। लेकिन जब पब्लिक वेलफेयर की बात आती है तो आपको ऐसे भिखारियों की तरह 2,500 रुपये दे। तो मुझे लगता है ये अमाउंट भी बढ़ाना चाहिए, और अगर जितना अमाउंट दिया भी है इसको टाइम पर अलॉट करना चाहिए। चलो 2,500 किया है तो एटलीस्ट टाइम पर दो, तो ताकि उस बंदे का कुछ तो हेल्प हो पाए। अब आप मान लो 10 महीने बाद दो, 12 महीने बाद दो, तो भाई वो बच्चा है यार, उसने पेरेंट्स को खोया अपने। ये चीज़ क्यों नहीं समझ आती है गवर्नमेंट को? क्यों नहीं अपने सिस्टम को बदलते हैं और फिर कहते हैं कि जब हम आएंगे तो भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे, हमारी सरकार ये करेगी वो करेगी। दिख गया कौन कितना करेगा। ठीक है, अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि मुझे पता है कि क्या लोगों पर बीतती है जब उनको सही टाइम पे फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है, और वो एक्सपेक्टेशन रखते हैं अपनी उन सरकारों से जिनको उन्होंने वोट दिया। इसके बाद यहाँ पर अगर आप आगे चलेंगे तो अभी आगे यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। इसके बाद मुझे लगता है एडिटोरियल पार्ट पर चलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए भाई एडिटोरियल पार्ट पर चलते हैं। यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड पर मिल जाएगा फ्लैटिंग चेयर्स। अभी फ्लैटिंग चेयर्स का मतलब क्या है, यहाँ पर बोला है कि जैसे आप जानते हैं इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो भी फिस्कल डेफिसिट से गुजर रही है। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है गवर्नमेंट के खर्चे ज़्यादा हैं और गवर्नमेंट की रेवेन्यू कम है। तो इस फिस्कल डेफिसिट से उबरने के लिए कई सारी पॉलिसीज़ चलाई जा रही हैं, जिसके तहत क्या हो जाएगा कि वो जो है फिस्कल डेफिसिट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सरप्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जो हमारा आप देखते हैं Q1 के अंदर हमारा जो है अभी जीडीपी है वो 20.8% से ग्रो अप कर रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि रियलिटी में उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, कागजी कार्रवाई कुछ और होती है, रियलिटी में वो पिक्चर कुछ और रिफ्लेक्ट होती है। तो देखो जीडीपी का बढ़ना डजंट मीन कि हमारे यहाँ पर जो फिस्कल डेफिसिट है वो कम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, हाँ हो भी सकता है बट ये नहीं कि होगा ही होगा। ठीक है, इसके बाद आप राइट हैंड पर ये एडिटोरियल पढ़ेंगे, ये स्कूल को लेकर बोला है कि स्कूल की रीओपनिंग करनी चाहिए, बच्चों की जो करिकुलम एक्टिविटीज़ है उनको बढ़ाना चाहिए। चिल्ड्रन जो है घर में बैठे बैठे जो है उनकी जो एक्टिविटीज़ है, जो उनका मेंटल हेल्थ है वो सारी डिस्टर्ब हो गई। इस वजह से आप 9 से लेकर क्लास 12 तक के तो स्कूल मैंडेटरी खोल दिए रहेंगे, और जो छोटी क्लास के बच्चे हैं उनको देखा रहे किस तरह से उनकी स्कूल्स को रीओपन किया जाए। तो ये एडिटोरियल इन सब चीज़ों पर बेस्ड है। इसके नीचे के दो एडिटोरियल पढ़ने की आपको खास ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक बात बोलेगी, इंडिया मस्ट कमिटेड टू नेट जीरो एम्बिशन। आप जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को लेकर बहुत सारी हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के, इवन हमने पेरिस एग्रीमेंट पे भी साइन किया हुआ है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस पे भी एग्रीमेंट किया हुआ है, काइटो प्रोटोकॉल, ये सब एग्रीमेंट पे साइन करके हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम किस तरह से बहुत ज़्यादा कंसर्न है एनवायरनमेंट को लेकर। और जिस तरह से आपने देखा कि आयरलैंड के अंदर जहाँ आइस जो है उसकी बरसात होती थी, स्नो फॉलिंग होती थी, लेकिन वहाँ पर वाटर फॉलिंग देखने के लिए मिला। तो कहीं ना कहीं जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट हो रहे हैं, इस बात को लेकर बहुत बड़ा एक कंसर्न है। देखो कई सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने कहा है 2050 तक हम अपना जो कार्बन एमिशन है उसको ज़ीरो कर देंगे। कुछ लोगों ने कहा है, कुछ कंट्रीज़ ने कहा है 2030 तक हम इस कार्बन एमिशन को कम कर देंगे। क्योंकि देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना वो कई सारी चीज़ें बिगाड़ देता है, कंपोजिशन पूरी बिगाड़ देता है। अगर हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेज देखें या जो हमारा पूरा वायुमंडल में जो गैसेज चलती हैं, अगर इनका कंपोजिशन बिगड़ता
आता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें होनी शुरू हो जाती है। इस बात को लेकर कंसर्न होकर इंडिया ने तो साफ साफ बोला है कि 2050 तक तो हम अपना जो कार्बन एमिशन है उसको पूरा ज़ीरो कर देंगे और पूरा हम अपने आप को सोलर पर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो आप प्लीज़ इस एडिटोरियल की एक एक लाइन पढ़ लेना, क्योंकि आपकी इंग्लिश को भी इंप्रूव करेगा और आपकी नॉलेज को भी इन्हांस करेगा। ठीक है, बाकी मैंने आपको इसकी समरी बता दी है। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसमें आगे चलेंगे तो यहाँ पर जो रेनफॉल को लेकर बात की गई, सितंबर मंथ में जो रेनफॉल होगा वो नॉर्मली होगा। मतलब जो हमारे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इंडियाज मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो कि वेदर डिपार्टमेंट की फॉरकास्टिंग का काम करता है, तो इनके द्वारा ये कहा गया है सितंबर मंथ में जो रेनफॉल होगी वो नॉर्मल होगी, कोई ज़्यादा कोई कम नहीं होगी। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पर ये सब कुछ नहीं है। अब हम आते हैं अपने बिजनेस सेक्शन की ओर। ठीक है, बिजनेस सेक्शन की ओर अगर हम आएंगे तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी तो नहीं, बहुत थोड़ी सी कमी दे रखी हैं। क्या है, चलो मैं बताता हूँ। अगस्त मंथ में जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है वो रिकवरी का जो चांसेस है वो हो सकते हैं। पीएमआई का मतलब क्या होता है कि जैसे परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है उनके मैनेजर से हम पूछते हैं कि उनके हिसाब से जो आजकल ट्रेंड चल रहा है, जो इकॉनमी चल रही है, क्या उससे इंडस्ट्री सही चल पा रही है, नहीं चल पा रही है, तो उनका एक पूरा डेटा को कलेक्ट किया जाता है। तो बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट ने ये बोला क्या था कि नहीं, कोविड के चलते हमारा काम सही से नहीं चल रहा है, बट अभी कहा जा रहा है कि अगस्त महीने में थोड़ी सी रिकवरी इसके अंदर हमें देखने के लिए मिली है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें हमारे पावर कंजम्पशन की, तो पावर कंजम्पशन अगस्त महीने में हमारा राइज होकर 18.6% हो गया। क्योंकि देखो पावर कंजम्पशन क्या होता है ना कि बिजली, आपको याद है मैंने आपको एक क्लास में कराया था, ट्रांसो कंपनी, डिस्कॉम कंपनी, तो इन सब की डिमांड के बढ़ने के चलते इनका जो लेवल है वो क्या हो गया, राइज अप हो गया। अब अगर हम बात करें इंडिया की टॉप 50 कंपनीज निफ्टी के अंदर कौन कौन सी, तो बता दूं, अदानी पोर्ट, एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस सर्विसेज, बजाज फाइनेंस, भारतीय एयरटेल, बीपीसीएल, ब्रिटानिया इंडिया, सिप्ला इंडिया, कोल इंडिया, डेविस लैब, डॉक्टर रेड्डी लैब, एंकर मोटर, ग्रासमिन इंडिया, एचसीएल टेक, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ, हीरो मोटोकॉम, हिंडल कंपनी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईसीआईसी बैंक, इंडसलैंड बैंक, इंफोसिस, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, आईटीसी, जीएसडब्ल्यू, सीमेंट, कोटक बैंक, एलएनटी, एम&एम, मारुति सुजुकी, नेस्ले इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी, ओएनजीसी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, रिलायंस इंडस्ट्री, एसबीआई लाइफ, स्टेट बैंक, श्री सीमेंट, सन फार्मा, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, टाटा मोटर, टाटा स्टील, टीसीएस, टेक महिंद्रा, टाइटन, अल्ट्राटेक सीमेंट, यूपीएल और विप्रो। ये सारी हमारी टॉप 50 कंपनीज है। और अगर हम एक्सचेंज रेट में बात करें तो जो एचडीआर होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट, जो कि आईएमएफ लोन के रूप में प्रोवाइड करती है एचडीआर में, तो उसमें टोटल 5 करेंसीज आती हैं। कौन कौन सी, यूएस डॉलर, यूरो, ब्रिटिश पाउंड, जापानीज येन और चाइनीज युआन। ठीक है, तो दोस्तों आज के द न्यूज़पेपर एनालिसिस में इतने ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।